पीछे की तस्वीर में गाड़ियों का ढेर एक टीन के डब्बे की तरह पड़ा हुआ है। यह तस्वीर है लीबिया के शहर डरना की, जहां आई भयावहता ने 5,000 से अधिक लोगों की जान ले ली। तकरीबन 10,000 लापता हो गए, 30,000 से अधिक विस्थापित हो गए। जी हां, 10 सितंबर को मूसलाधार बारिश ने बाढ़ का रूप लिया। वहां के बांध टूट गए, इमारतें बह गईं। पूर्वी बंदरगाह नगर डरना का लगभग 1/4 हिस्सा नष्ट हो गया। इसके बाद भी हम आप नहीं डरे तो आगे ये डर और भयावह रूप ले लेगा। तो आइए आज की हम चर्चा इसी शीर्षक के अंतर्गत शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है लीबिया में बाढ़ का कहर। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की हम चर्चा किन बिंदुओं के अंतर्गत केंद्रित रखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे खबर क्या है, फिर हम देखेंगे यह खबर चर्चा में क्यों है, फिर हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में, और अंत में ये जानने की इसी क्रम में कोशिश करेंगे कि घटना का कारण क्या है। फिर घटना के कारण के उपरांत हम देखेंगे वास्तव में बाढ़ आने का क्या कारण है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, आगे की क्या राह हो सकती है, और अंत में परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न आपके मस्तिष्क के व्यायाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। इससे पहले बताते चलें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 3 दोनों ही दृष्टिकोण से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं खबर। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, बिहाइंड लीबियाज कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग, एक्सट्रीम वेदर, वल्नरेबल ज्योग्राफी एंड क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहाइंड लीबिया के इस बाढ़ के पीछे की वजहों को भी इसमें दर्शाया गया है कि वहां की भौगोलिक अवस्थिति, कमजोर भौगोलिक स्थिति, चरम मौसमी दशाएं, ये सभी कारण कैसे उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इस खबर के आलोक में आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये चर्चा में क्यों है। तो आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसी भयावह तस्वीर है। ऐसी आपदा अपने साथ कितनी भयावहता लेकर आती है। चर्चा में होने का कारण यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में इससे पहले भी बाढ़ से प्रलय जैसी स्थिति आई है, उसने लोगों को हताहत किया है। बाढ़ के नजरिए से अफ्रीका सबसे प्रलयंकारी रूप अगर अफ्रीका में देखें तो इससे पहले अल्जीरिया में 1927 में बाढ़ से तकरीबन 3,000 लोग मारे गए। 2001 में अल्जीरिया में ही 921 लोग मारे गए। लेकिन 2030 की यह भयावहता इससे कहीं अधिक है, जिसमें अब तक तकरीबन 5,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है, और यह संख्या भी आंकड़ों में और बढ़ सकती है। इस दृष्टिकोण से इसकी काफी चर्चा हो रही है। तो आइए देखते हैं इस क्रम में। सबसे पहले हम देखें कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, लीबिया वास्तव में स्थित कहां है। तो आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी हिस्से में, हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व के हिस्से में लीबिया की ये अवस्थिति है। इसके अगर ऊपर हम देखें तो यह भूमध्य सागर है। इसके अगर उत्तर पश्चिम में देखें तो यह ट्यूनीशिया है। पश्चिम में देखें तो अल्जीरिया है। इसके दक्षिण पश्चिम में अगर देखें तो नाइजर है। दक्षिण में चाड है। दक्षिण पूर्व में सूडान है। इधर पूर्व में इजिप्ट है, और ऊपर भूमध्य सागर जैसा बताया गया। इनके बीच में लीबिया की अवस्थिति है। और इसी बीच अगर पूरे लीबिया को हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में हम कह सकते हैं कि यह स्थित है, और भूमध्य सागर के दक्षिणी छोर पर इसकी अवस्थिति है। अगर अफ्रीका में इसके क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अफ्रीका का चौथा ही सबसे बड़ा देश है, और विश्व के लिहाज से ये 16वां सबसे बड़ा देश है। आधिकारिक धर्म यहाँ पर इस्लाम है। यहाँ की 96% आबादी सुन्नी इस्लाम को मानने वाली है। तो ये इसकी स्थिति है। इसके बाद अगर हम चलें तो आपदा यहाँ पर क्यों आई, उसका कुछ कारण है। उन कारणों पर एक दृष्टि हम नजर डालें तो उसके कुछ प्रमुख कारणों में सबसे पहला कारण जो है वो मौसम है। यहाँ का मौसम अचानक से वैसे बदलाव इसमें देखने को मिले जो पहले परंपरागत रूप से यहाँ का मौसम वैसा नहीं होता था। क्या हुआ, तो दो शहरों के अवलोकनार्थ इसको हम देखेंगे। एक इसका शहर है अल वायदा शहर। अल वायदा शहर पर अगर हम नजर डालें तो आमतौर पर सितंबर में 0.5 इंच वर्षा होती है मासिक, और वार्षिक अगर देखा जाए तो उसकी मात्रा 21.4 इंच होती है। लेकिन 10 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें 16 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। अर्थात जो मासिक आंकड़ा है, मासिक आंकड़े से कहीं ज्यादा अगर 1-2 दिन में बरसात होती है तो आप उसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से जो शहर डरना है, अगर डरना की स्थिति हम देखें, डरना शहर की स्थिति को आप जानें सबसे पहले। वस्तुतः
लीबिया के इस हिस्से में डरना शहर स्थित है और ये एक पहाड़ी एरिया है, इसके चारों तरफ पहाड़ी है, उस घाटी में ये अवस्थित है। इस एरिया में जब बरसात अगर थोड़ी भी होगी तो उसकी भयावहता ज्यादा होगी, जैसा अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यहाँ डरना में औसत वार्षिक तापमान 1.5 मिलीमीटर से कम होता है अमूमन, लेकिन इस 2 दिन में जब यह भयावह स्वरूप, जब यह आपदा आई, तो यहाँ पर 150 से अधिक बरसात देखने को मिलती है। अचानक इतनी वर्षा से किसी भी क्षेत्र की स्थिति खराब हो सकती है, तो यह तो पहाड़ी क्षेत्र के नीचे घाटी में अवस्थित है, तो यहाँ पर स्थिति और भयावह हो गई। साथ ही इससे पहले आप ध्यान दें कि डेनियल चक्रवात एक आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा ज्यादा हुई। इस वर्षा का कारण यह था, डेनियल चक्रवात वस्तुतः मेडिकेन अर्थात मेडिटेरियन सी और हरिकेन दोनों से मिलकर बना है यह। तो आप इस मैप को देखें, इसमें इस क्षेत्र में चक्रवात आया था, ग्रीस के पास से यह आया, और ये चक्रवात की वजह से यहाँ पर वर्षा की मात्रा काफी देखने को मिली। ये उष्णकटिबंधीय था चक्रवात। इसके वजह से भी यहाँ पर क्या हुआ कि यह अमूमन यह चक्रवात बहुत कमजोर होता है, लेकिन यहाँ पर समुद्री ताप के बढ़ने की वजह से इस चक्रवात ने ज्यादा वर्षा धारित की और वर्षा की मात्रा अधिक हुई और यह शक्तिशाली हुआ। तो इसके प्रमुख कारण में हम जो ताप वृद्धि है उसके पीछे हम ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा असर है जो हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। लीबिया में आई आपदा उसका प्रमाण है। आगे अगर हम इस चित्र पर विचार करें तो आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपदा से पूर्व अर्थात वर्षा से पूर्व यहाँ की स्थिति क्या है, और वर्षा के बाद ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है, इसकी स्थिति क्या है। ये सारा क्षेत्र, इसका लगभग 1/4 क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। ये नदी बीच से बह के जा रही है। ये जितने भी आपको पीले पीले हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये सब जलमग्न हैं। तो इससे अंदाजा लग सकता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो कमजोर भौगोलिक स्थिति। इसके क्षेत्र जैसा कि बताया गया पहाड़ी क्षेत्र है, साथ ही घाटी के अंत में स्थित है। आप यहां देख सकते हैं कि ये शहर की अवस्थिति यहां है, इसके बीच से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बादी डरना नदी, और यह घाटी में स्थित है। तो जब वर्षात अधिक होगी, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अत्यधिक होगी, तो अचानक से पहाड़ी क्षेत्रों में जल बहाव क्षेत्र में काफी तीव्र गति से बहने लगता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 2 बांध बनाए गए हैं और दोनों बांधों के बीच की दूरी जो है वो 12 किलोमीटर है। जब पानी का दबाव ज्यादा पड़ेगा तो बांध पे दबाव अत्यधिक होने की वजह से बांध टूट गया, और ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी तीव्र ध्वनि के साथ बांध टूटता है और पूरे मलबे के साथ पानी आगे बढ़ता है, और 12 किलोमीटर दूर अवस्थित दूसरा बांध भी इसकी वजह से टूट जाता है और ये पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति उत्तराखंड में भी देखने को मिली थी, जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब भी देखने को मिली थी। तीसरा कारण जर्जर बुनियादी ढांचा। वास्तव में किसी भी देश की बुनियादी ढांचे की प्रगति वहां की शांति पर निर्भर करती है। अगर यहाँ शांति नहीं होगी तो बुनियादी ढांचा बहुत अच्छे प्रकार से विकसित नहीं हो सकता है। यहाँ की अगर गृह स्थिति देखें तो यहाँ गृह युद्ध की स्थिति काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसकी राजधानी ट्रिपोली जो है वो इस क्षेत्र में स्थित है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना है, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में अभी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सैन्य शासन चलता है या एक अलग सरकार चलती है जो कि लोकतंत्र की सरकार को मान्यता नहीं देती है। इसकी वजह से यहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ट्रिपोली में अब्दुल हामिद दबीबा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार है, जबकि पश्चिम में बेगांची हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसके नेतृत्वकर्ता ओसामा हमद हैं, जिनको खलीफा हिफ्तार का समर्थन है, जो कि एक बड़े सैन्य प्रमुख हैं, सैन्य रूप से एक पदाधिकारी हैं। बुनियादी ढांचे की नियमित उपेक्षा इसका कारण बना, क्योंकि जब युद्ध में हम लिप्त रहेंगे तो बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और साथ ही एक बहुत बड़ा कारण था, इस आपदा की भयावहता के लिए जिम्मेदार था, जब किसी भी आपदा के प्रति हम सचेत होंगे, पहले से अवेयर होंगे, तो शायद उसकी भयावहता का रूप उतना विकराल नहीं होगा। जापान में इतना भूकंप आता है, लेकिन पहले से वहां के लोग अवेयर हैं, वहां के घर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उतनी हानि नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कभी भूकंप नहीं आता है तो वो ये मान के चलेंगे निर्माण काफी बड़े होंगे, ऊंचाई की बिल्डिंगें बनेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, अचानक ऐसी स्थिति नहीं आई थी, तो ये लोग अवेयर भी नहीं थे। साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास न होने की वजह से भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा सका, लगातार उपेक्षा की गई।
चाहे वो बांधों की जर्जर स्थिति रही हो, चाहे वो यहाँ पर रोड का निर्माण रहा हो, ये सारे क्षेत्रों में, चाहे वो पावर ग्रिड का निर्माण रहा हो, हमको उपेक्षा देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से आपदा के लिए तैयार न होना भी एक कारण बनता है जो इसकी भयावहता को बढ़ा देता है। आगे अगर हम देखें तो बाढ़ को समझें, बाढ़ का कारण क्या है, उसके उपाय क्या है। वास्तव में बाढ़ होता क्या है? कोई भी नदी अपने एक मार्ग से बहती है, नदी के बहने का एक मार्ग होता है, उसका अपवाह क्षेत्र होता है, लेकिन जब उसके जल बहने वाले क्षेत्र के में पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो वो इसके अलावा उसका जल दूसरे मैदानी हिस्सों में भी फैलने लगेगा। अर्थात हम अगर पारिभाषिक रूप से कहें तो जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव, जल की विशाल मात्रा का मैदानी हिस्सों में भर जाना ही बाढ़ कहलाएगा। यह स्थिति उत्पन्न कब होती है? इसके कई कारण होते हैं। उनके कारणों पर अगर हम विचार करें तो एक प्रमुख कारण है तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान। हाल ही में 2023 में विपर्जय नाम का एक चक्रवाती तूफान, काफी उसने तबाही मचाई। ऐसे कई तूफान समय समय पर आते रहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में आने वाले तूफान इसका एक प्रमुख कारण होते हैं, जिसकी वजह से तेज बारिश होती है और अचानक बाढ़ की स्थिति आ सकती है। लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, हिम के पिघलने की भी घटना, ग्लेशियर्स के पिघलने की घटना, फटने की घटना उत्तराखंड में भी चर्चा आई थी। केदारनाथ की घटना, चमोली की घटना, ये हिम के पिघलने की घटना है। एक हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया कि उत्तराखंड में हिम के पिघलने से 77 नई झीलों का जन्म हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आना। जब जमीन की जल अवशोषित करने की क्षमता में कमी आएगी तो उससे भी बाढ़ की स्थिति बनेगी। ये कमी कब आएगी? जब हम जल के बहाव क्षेत्र में, जैसे नदी के मुख्य प्रवाह क्षेत्र के अलावा जो मैदानी इलाका होता है, जो नदी बाढ़ आने पर जिस हिस्से में उसका पानी प्रसारित हो सकता है, उसमें भी जब हम अतिक्रमण करेंगे तो फिर बाढ़ और भयावह हमें प्रतीत होगी। अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। जब मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा, वृक्ष काटे जाएंगे, तो उसका परिणाम भी यहां पर देखने को मिलेगा बाढ़ के रूप में। इसके अलावा मौसम संबंधी कुछ तत्व हो सकते हैं, जैसे एक दिन में वर्षा की मात्रा का अत्यधिक होना। 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक अगर वर्षा होगी तो नदियों के जलस्तर के लिए वो काफी खतरनाक होता है। यह भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेगा। साथ ही बादल फटना। वास्तव में बादल फटना क्या है? अक्सर आप सुनते हैं कि बादल फटने के कारण यहाँ पर बहुत ही भयावह स्थिति हो गई, फला एरिया में तबाही आ गई। बादल फटना वर्षा की चरम स्थिति है। एक अल्प समय में इतनी अत्यधिक मात्रा में वर्षा का होना ही बादल फटने की संज्ञा उसको दी जाती है। बादल फटना भी इस बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करने का एक कारण है। इसके अलावा मानव निर्मित अवरोध भी बाढ़ को बढ़ावा देते हैं। मानव निर्मित अवरोध में बाढ़ के नदी के अपवाह क्षेत्र में जब हम अवैध निर्माण करेंगे तो नदी के बहाव तंत्र में कहीं ना कहीं हम बाधा डालेंगे। आप देखते हैं तमाम हिल स्टेशनों में जो अवैध होटल्स बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, वहां पर अन्य मानवीय गतिविधियों के माध्यम से उनके अपवाह क्षेत्र को प्रभावित किया जाता है। ये कहीं ना कहीं हम बाढ़ को बढ़ावा दे रहे हैं या आपदा की जो गंभीरता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वनों की कटाई, वनों को लगातार काटना भी इसका एक कारण है। पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने में वन बहुत उपयोगी होते हैं, और अगर वन काटे जाएंगे तो मिट्टी का कटाव, मिट्टी में भूस्खलन की प्रक्रिया ज्यादा होगी, इसलिए भी ये उपयोगी हैं। और बारिश के पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर ये लगातार वृक्ष काटे जाएंगे, वन समाप्त होंगे, तो हम उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाएंगे और यह और विकराल रूप में हमारे सामने दिखाई देगा। उपाय क्या है? एक दृष्टि इस पर डालें तो प्राकृतिक जल निकास प्रणाली का पुनर्स्थापन। अर्थात कोई नदी, आप देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में कुछ नदियां नाले के रूप में परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी वो अपने विकराल रूप में नहीं आएंगी। अगर वो आई तो उन शहरों का क्या हाल होगा? हाल ही में दिल्ली में आई बाढ़ इसका एक उदाहरण है। तो नदियों का जो प्राकृतिक जल निकास का मार्ग है उसको अवरोधित न करते हुए उनके जल निकास की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए उनकी पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाए। साथ ही तटबंध जो बनाए जाते हैं उसका निर्माण किया जाए, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से विचार किया जाए, उसका क्रियान्वयन हो, निष्पादन हो, और साथ ही समय समय पर उसकी निगरानी हो कि वो बांध या तटबंध ठीक अवस्था में है कि नहीं। क्योंकि आप दिल्ली की बाढ़ में ही देखें, अगर तटबंध
टूट जाता तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी जल संकट का सामना कर रही होती। साथ ही बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का विस्तार किया जाए। बाढ़ से पहले बाढ़ की भयावहता को दर्शाने वाली जो भी सैटेलाइट इमेज है या इस तरह की सूचना तंत्र की प्रणालियां हैं, उनको और हम वैज्ञानिक तरीके से सशक्त बनाएं और वास्तविक समय आंकड़ा संग्रह प्रणाली, रियल टाइम डाटा कलेक्शन जो सिस्टम है, उसका उपयोग करके हम इसको और आधुनिकीकृत करें, जिससे कि इसमें सहायता मिल सके। जलाशयों के संचालन की प्रक्रिया को विकसित करना, ताकि बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ को सहन करने संबंधी क्षमता प्राप्त हो सके। जो जलाशय होते हैं उनको भी, उनके भी क्षेत्र को ठीक ठाक साफ सफाई करके सही से रखना, ताकि बाढ़ की स्थिति में ये जलाशय नदी के जल को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जिससे कि बाढ़ की भयावहता कम होती है। तो इनका भी ठीक होना आवश्यक है। साथ ही कुछ ऐसे बल बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्राधिकरण बनाए गए हैं, भारत में भी ये देखने को मिलता है। जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, इस प्रकार की जो संरचनात्मक ढांचा बनाए गए हैं, इनको और इसमें वृद्धि की जाए, इनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जाए, इनको जितना हो सके संभव मदद दिया जाए, प्रश्रय दिया जाए, ताकि इस प्रणाली से हमको बाढ़ को रोकने में या इस प्रकार की आपदाओं को रोकने में मदद मिल सके। पुराने जितने बांध हैं, बहुत ऐसे बांध हैं जो पुराने हो जाते हैं, जो संकटग्रस्त हैं, ऐसे बांधों को चिन्हित किया जाए। चिन्हित करने के साथ साथ उसमें देखा जाए कि क्या उसमें अवसंरचनात्मक त्रुटियां हैं जिसको ठीक किया जा सकता है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं। साथ ही साथ बाढ़ से निपटने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाएं, जिसमें लोगों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि अगर कभी ऐसी आपदा आती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है। गैर संरचनात्मक उपाय भी कुछ हो सकते हैं, जैसे आश्रय गृहों का निर्माण किया जाए, जिसमें अगर ऐसी भयावह स्थिति आती है तो लोग वहां जाएं, शरण ले सकें, जान माल की कम से कम हानि हो। सार्वजनिक उपयोग की जगहों को बाढ़ से सुरक्षित किया जाए। जितने भी ऐसी जगह जितनी भी है जो जिसमें जो सार्वजनिक उपयोग हो, जहां लोगों का जमावड़ा ज्यादा हो, इस प्रकार की जो संरचनात्मक ढांचे हैं उसको हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाया जाए, या ऐसी जगह बनाया जाए जहां पर बाढ़ का पानी न पहुंच सके। जैसे हॉस्पिटल हो गए, जैसे कोई महत्वपूर्ण संस्थान हो गया, स्कूल हो गए, कोई वैज्ञानिक प्रतिष्ठान हो गया, तो इसको बाढ़ से दूर बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए। साथ ही अंतरराज्यीय नदी बेसिन का प्रबंधन किया जाए, बाढ़ के मैदानों का क्षेत्रीकरण ठीक से हो। ये कुछ उपाय हैं। बाढ़ प्रबंधन और समय पर लोगों को सचेत करना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर लोग अवेयर होंगे तो पहले से सचेत होंगे। शायद लीबिया में अगर लोग पहले से सचेत होते कि ऐसी स्थिति आ सकती है, या अगर वो ध्वनि जब लोगों ने सुनी तो उसकी अपेक्षा वो पहले से कर पाते, तो इसका जान माल का नुकसान कम करने में सहायता मिल सकती थी। आगे हम देखें आगे की राह क्या हो सकता है। तो अवसंरचनात्मक तैयारी हम कर सकते हैं। कैसे नियोजित विकास हो, शहरी क्षेत्रों में हरित कवर, हरित पट्टी को बढ़ाया जाए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक किया जाए ताकि मृदा अपरदन कम से कम हो। भारी वर्षा जल की निकासी की व्यवस्था में सुधार किया जाए, जल आसानी से, ताकि ड्रेनेज सिस्टम सही और जल ठीक से निकल सके। संस्थागत सतर्कता की बात करें तो बचाव के लिए मानसून पूर्व तैयारियां हम कर सकें, नागरिकों को प्रशिक्षण दे सकें। ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन, अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना हुई है तो इतिहास के माध्यम से व्यक्ति हमेशा सीखता है। इतिहास अतीत की घटनाओं से सीखते हुए भविष्य को संवारने की प्रक्रिया है। तो इसके माध्यम से हम अतीत की घटनाओं से सीखकर उसके आधार पर सुरक्षा के समुचित कदम हम उठा सकते हैं। साथ ही निजी क्षेत्र को भी इससे संबद्ध किया जाए, जिससे कि केवल सरकार पर निर्भरता कम हो और निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर इस दिशा में कदम उठाएं। एक तरह से सर्वांगीण प्रयास की आवश्यकता है। लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना है, ताकि शहरी लोगों के रहन सहन की आदतें, उनकी जीवन शैली में सुधार संबंधी मानकों को ठीक किया जा सके। विशेष रूप से जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा, पॉलीथीन का प्रयोग है। पॉलीथीन शहरों में जल निकासी को बहुत भारी मात्रा में प्रभावित करता है, तो इसका प्रयोग हम खुद अपने स्तर पे कम कर सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार के कूड़ों के ढेर को हम, कूड़ों के पहाड़ को हम कम करें। कम से कम अभी सचेत हो जाएंगे तो शायद भविष्य में इस प्रकार की भयावहता को हम रोक सकेंगे। आगे अगर देखें तो परिपाटी के अनुसार अंत में एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लीबिया में आई बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित शहर डरना उसके पश्चिमी भाग में अवस्थित है। डरना में आई बाढ़ के लिए चक्रवात डेनियल भी जिम्मेदार है।
इन कथनों में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आज का संदर्भ आपको समझ आया होगा। पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।